पेपर अध्ययन श्रृंखला में हम साइकोलॉजी के पार्ट को लेकर चल रहे हैं। यहाँ हमने L2 के सभी पेपरों को देख लिया है। L1 के 2022 के 21 के और 17 के पेपरों को देख लिया है और अब 2015 के साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। हम आगे रीट के सभी जो पेपर हैं उनके जो अलग अलग पार्ट हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। अभी हम 2015 के साइकोलॉजी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क की संरचना तथाकृतियों में विभेद का परिणाम होता है। तो यहाँ डिस्लेक्सिया जो है वो मस्तिष्क के संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। डिस्लेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। डिस्लेक्सिया दिया यहाँ। अगला है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान है साधारण, उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रस्तित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम की श्रेणी में रखा जाता है। बच्चों में अमूर्तमान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। बच्चों में अमूर्तमान प्रतियों को ग्रहण करने की योग्यता प्रतिभाशाली बालकों में होती है। अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कहलाता है। रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाता है तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। तो यहाँ रहने के लिए स्वस्थ परिवेश जो है, यहाँ सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। उसके अलावा सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना और विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, ये सामाजिक रूप से वंचित की समस्या होती है। लेकिन रहने के लिए स्वस्थ परिवेश यहाँ सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी एक आश्रित चर होता है। स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, मध्यस्थ चर है वो पाठ्यक्रम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो यहाँ निर्णयात्मक मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है और CCE जो मूल्यांकन का प्रकार है, लेकिन मानक जो है एक मूल्यांकन का प्रकार नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 बल देता है। NCF 2005 से करके सीखने पर बल देता है, न कि रटने पर, समस्या हल करने पर। यहाँ करके सीखने पर NCF 2005 जो है बल देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो यहाँ त्रिकोण जो मूल्यांकन का त्रिकोण बनता है उनमें शैक्षिक उद्देश्य और अधिगम अनुभव और मूल्यांकन, ये त्रिकोण बनता है मूल्यांकन में, लेकिन शिक्षण अनुभव जो है वो त्रिकोण का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में ऑप्शन 3 में सही नहीं दिया है। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो यहाँ क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य कथनों को देखें तो उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है और क्रियात्मक अनुसंधान में समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। ये सत्य कथन है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे। तो यहाँ प्रति सप्ताह शिक्षक के लिए 45 कार्य घंटे। अगला प्रश्न है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो 11 वर्ष की आयु में तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में होता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है वो स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये शारीरिक विकास के जो क्षेत्रों के अंदर आते हैं। स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये सभी जो है शारीरिक विकास के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण का बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये रोज के द्वारा कहा गया था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये रोज के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत जो है वो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, तो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो यहाँ अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। उसके अलावा वंशानुक्रम के नियमों में समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम जो है ये वंशानुक्रम के नियम है, लेकिन अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है। तो यहाँ पर बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां जो पूर्ण विकसित होती है तो 8 या 9 वर्ष की आयु में, 8 अथवा 9 वर्ष की आयु में बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है 8-9 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उत्तर बाल्य अवस्था में जो घूमने की प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। अर्जित प्रेरक का उदाहरण पूछा है। तो यहाँ भूख जो है वो जन्मजात प्रेरक है। उसके अलावा अर्जित प्रेरक की बात करें तो यहाँ पुरस्कार जो अर्जित प्रेरक है और रुचि भी एक अर्जित प्रेरक की श्रेणी में आती है। पुरस्कार और अर्जित दोनों यहाँ ऑप्शन है सही दिए। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। तो अभिप्रेरणा वर्णित ये भावात्मक जागृति द्वारा ये वर्णित होती है। चिंतन मानसिक क्रिया का खालिस्तान पहलू है। तो चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है चिंतन। अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंदर पारंपरिक अनुकूलन, संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत भेद जो है
वो बुद्धि के स्तर पर भी पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद जो अभिवृत्ति के स्तर में भी पाए जाते हैं और व्यक्तिगत भेद गतिवाही योग्यता में भी पाए जाते हैं। यानी सभी प्रकार के व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि के स्तर पर, अभिवृत्ति के स्तर पर और गतिवाही योग्यता के स्तर पर भी व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक होता है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। तो यहाँ बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय टर्मन के द्वारा दिया गया, जबकि बुद्धि लब्धि का जो जनक या निर्माता, जिसे परीक्षण का बुद्धि परीक्षण का निर्माता, तो यहाँ पर अल्फ्रेड बी ने आता है और टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था और बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय यहाँ टर्मन से ही दिया गया है। बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, तो सतही दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन सतही दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो यहाँ पर पिछड़ेपन का कारण पूछा है, तो स्वस्थ वातावरण जो है वो पिछड़ेपन का कारण नहीं है। उसके अलावा सामान्य बुद्धि का अभाव होना पिछड़ेपन का कारण है और शारीरिक दोष होना पिछड़ेपन का कारण है। विशिष्ट पिछड़ापन भी यहाँ पिछड़ेपन का कारण दिया, लेकिन स्वस्थ वातावरण जो है पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अगला है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण यहाँ पर हिपोक्रेट्स के द्वारा दिया गया। शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर दिए थे और व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिपोक्रेट्स का सही आंसर दिया है। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। एल्फ्रेड के द्वारा एक तत्व सिद्धांत दिया गया। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड द्वारा दिया गया था। स्पीयरमैन का सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है? तो उपलब्धि जो प्रेरक होता है वो प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा उपलब्धि प्रेरक जो है वो प्रगतिशील परिवारों में अधिक प्रबल होता है।